नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर सक्सेस विद एक्सीलेंस में। आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ प्रमुख संशोधनों के विषय में और उसके पश्चात राजभाषा व आपातकाल के विषय में चर्चा करना बाकी रह गया है आपके सिलेबस में। तो संविधान के जो प्रमुख संशोधन हैं उनमें हम प्रथम संशोधन देखते हैं। जो संविधान का पहला संशोधन हुआ है प्रथम संशोधन, जो संविधान का पहला संशोधन था यह 1951 में हुआ है। आप नोट कर लीजिए, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में आया, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 इन अनुच्छेदों में संशोधन किए गए थे और दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से अनुच्छेद? 31 का और 31 ख, ये दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। साथ में संविधान की 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। बहुत महत्वपूर्ण है, यह कई बार प्रश्न आया हुआ है। 9वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया, इसे भी जोड़ा गया। ठीक है। अनुच्छेद 31 का को छोड़कर जो जमींदारी प्रथा का अनुमूलन करना था उसको वैधानिकता दी गई। ठीक है। अनुच्छेद 31 खा जो जोड़ा गया था वह इसलिए जोड़ा गया था कि जो इसके तहत जो संविधान की 9वीं अनुसूची बनी है, इसके तहत कोई भी प्रावधान अगर शामिल है 9वीं अनुसूची में तो उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। इसमें एक अनुच्छेद 15 घ जोड़ा गया। एक अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी उन्नति के लिए राज्यों को विशेष उपबंध बनाने की शक्ति दी गई। और आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में संशोधन करके लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध और अपराध के प्रकट करने के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी। यह आपका प्रथम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। दूसरा संविधान संशोधन देखते हैं। दूसरा संविधान संशोधन यह 1952 में हुआ था। दूसरा संविधान संशोधन यह क्या था? लोकसभा को जो प्रतिनिधित्व के आधार पर बांटा गया था पहले, उसको समायोजित किया गया और 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों को समायोजित किया गया था। लोकसभा में सीटों की संख्या को समायोजित किया गया 1951 की जनगणना के आधार पर। ठीक है। 1951 की जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली प्रथम दशकीय जनगणना थी। अगला देखते हैं, पांचवा संविधान संशोधन। पांचवा संविधान संशोधन किया गया 1955 में। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित संघीय विधान के पर अपना मत देने के लिए, जैसे किसी राज्य का नाम, सीमा चेंज करनी है, उसके लिए कोई विधान प्रस्तावित है, कोई विधेयक प्रस्तावित है, तो अगर राज्य के विधानमंडल में जाता है तो एक समय सीमा निर्धारित करे कि इतने समय के भीतर राज्य के विधानमंडल को इस पर निर्णय लेना है तथा इसे पास करके भेजना है। ठीक है। एक था 10वां संविधान संशोधन, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह आया था 1961 में। इसके तहत दादर एवं नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। ठीक है। 11th बहुत महत्वपूर्ण है। यह उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है। इन दोनों का निर्वाचक मंडल बनता है। इसके विषय में आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर आपको निर्वाचक मंडल बताने की आवश्यकता रहेगी।
24वां संविधान संशोधन 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह आया 1971 में। इसके तहत संसद को मूल अधिकारों सहित संसद के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि बाद में यह चेंज कर दिया गया। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण है 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह आया था 1972 में। लोकसभा की सीटें पहले 525 थीं, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई लोकसभा की सीटें 31वें संविधान संशोधन में। आगे 36वां संविधान संशोधन, जो इससे पूर्व सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य में बनाया गया और इसे विलय कर लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण 42वें संविधान संशोधन की, 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी में पहली बार क्या किया गया, संविधान की जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हमारे प्रस्तावना में। ठीक है, इसी संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है, आप लोग तुरंत जवाब दें। यह संबंधित है मूल कर्तव्यों से, नागरिकों के मूल कर्तव्यों से। ठीक है, इसमें लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। बाकी बाद में ये सब चेंज कर दिया गया था, कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई थी। ठीक है, इसने जो संविधान संशोधन होते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी, संसद को सर्वोच्च बना दिया गया था, न्यायालय से ऊपर रख दिया गया था। अर्थात संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से रोक दिया गया। न्यायालय में चुनौती देने से रोका गया। बाद में यह हट गया था। अगला क्या हुआ, केंद्र को अधिकार दिया गया कि राज्यों में कभी भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकता है केंद्र, या कुछ आपातकाल के समय का इसमें था, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी बनाया गया। ठीक है, भारत के किसी भी भूभाग में राष्ट्रीय आपदा घोषित करना इसी संविधान संशोधन के तहत लाया गया। ठीक है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रेसिडेंशियल रूल पे बढ़ोतरी लाई गई 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके पश्चात आया 43वां संविधान संशोधन, 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह आया था 1977 में। इसने 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को निरस्त कर दिया, जैसे लोकसभा और विधानसभाओं की जो संख्या बढ़ी थी, संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने, ठीक है, इन सब चीज़ों का। और जो राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप हैं उसके संदर्भ में विधि बनाने की संसद की शक्ति हटा दी गई। इसी प्रकार की जैसे कहीं भी सुरक्षा बल तैनाती हो सकती है, ठीक है, कहीं राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना, यह सब इमरजेंसी डिक्लेरेशन को रोका गया इसी के तहत। अगला आया 44वां संविधान संशोधन। यह भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसमें भी काफ़ी सारे संशोधन किए गए थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपको बता रहे हैं।
लोकसभा और राज्यसभा फिर से, लोकसभा एंड विधानसभा फिर से 5 वर्ष की गई या 6 वर्ष हो गई थी। ठीक है। संपत्ति का मूल अधिकार यहाँ से हटा दिया गया, संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर इसे कैसा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकृत कर दिया गया। साथ में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की जो सलाह उसे दी गई है उससे मंत्रिमंडल को फिर से विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल पुनः विचार करके वही सलाह वापस राष्ट्रपति को भेजेगी तब राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इससे पूर्व राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को विचार हेतु भेज नहीं सकता था। ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 2052 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। इसके तहत अनुच्छेद 10, 102, 190 और 192 में संशोधन किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10th अनुसूची। यह दल बदल विरोधी कानून के लिए था। कोई भी यदि जब सत्र चल रहा है उसके बीच में यदि दल बदलता है, किसी भी लालचवश और दूसरे दल में जाता है, वह चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली हो, तो उसे अयोग्य घोषित करने की शक्ति लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के पास है, जो इसके तहत दी गई। ठीक है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण है जो आप बहुत पढ़ते रहते हैं, 61वां संविधान संशोधन आया 1989 में। इसके तहत जो हम मतदान करते हैं उसके लिए आयु, मतदान हेतु आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ठीक है। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। इसमें दिल्ली को एनसीआर बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ठीक है। दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया, राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। ठीक। और इसके अतिरिक्त दिल्ली को जो है विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 70 विधानसभा और मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 नियुक्त किया गया। ठीक है। यहाँ पे विधानसभा की जो संख्या है वो 70 नियुक्त की गई और जिसमें से 10% अधिकतम मंत्री परिषद में आ सकते थे। अधिकतम मतलब 7 लोगों का मंत्री परिषद बन सकता था। ठीक है। 70 का 10% 7 ही होगा। आगे आते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण जो आप पढ़ते रहते हैं, 71वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1992 में। इसमें क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची को, संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा पर है, संविधान की 8वीं अनुसूची को संशोधित करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। साथ में भाषाओं की संख्या 15 से कितनी हो गई थी, 18 भाषाएं हो गई थी। 15 भाषाएं मूल संविधान में थी। ठीक है। उसके पश्चात 73वां संविधान संशोधन, नेक्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 72वां में जहाँ ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी, वहीं 74वें संविधान संशोधन में नगर निगमों की स्थापना की गई। ठीक है। उन दोनों को पंचायती राज 73 में और 74वें में नगरीय स्थानीय स्वशासन बोला जाता है। ठीक।
फिर 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो हमारा अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 राज्य किसी भी प्रकार से जो भेदभाव नहीं करेगा धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर। उसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक नया उपखंड जोड़ा गया, 16 में एक उपखंड 4 का जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा, ऐसा बोला गया। पदोन्नति के लिए आरक्षण मिलेगा अनुसूचित जाति और जनजाति को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यह 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, ठीक है। बालक और बालिका दोनों आ जाएंगे शब्द ना, बालक नहीं लिखना है। 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। इसके तहत कहाँ कहाँ पर जोड़े गए हैं? एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, ठीक है। इसके तहत 45 और 51 का में इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं 89वां संविधान संशोधन। अभी लास्ट क्लास में आपको हमने बताया था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जो आया। इसके तहत SC और ST आयोग बना, अलग अलग कर दिया गया। पहले एक आयोग था, उस आयोग को 2 आयोगों में बांट दिया गया। अनुच्छेद 338 और 338 को 2 अनुच्छेदों की स्थापना बनी है, ठीक है। अनुच्छेद 338 का बना, ठीक है। आगे बात करते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया था 2003 में, यह भी 2003 में आया। इसके तहत क्या था, जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे उन्हें मंत्री परिषद में शामिल करने से रोकने के लिए बना था, ठीक है। और दल विरोधी कानूनों को और दृढ़ता प्रदान की गई थी। मंत्रिमंडल का जो आकार है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा का 15% मैक्सिमम निर्धारित किया गया, ठीक है। और साथ में यदि किसी भी दल के 1/3 सदस्य के दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता है। इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया। इसके तहत बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ये 4 भाषाएं हैं। इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 18 हुई थी, 18 और 4 22 भाषाएं अब 8वीं अनुसूची में हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण एक संविधान संशोधन की, जिसे 97वां संविधान संशोधन कहा जाता है। यह आया था 2011 में। इसके तहत सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना को मौलिक अधिकार माना गया, ठीक है। मौलिक अधिकार माना गया। अब मौलिक अधिकार माना गया है तो किसी अनुच्छेद के तहत माना जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत माना गया है? तो वह है अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। फिर 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया था 2014 में, यह था एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। इसके गठन के लिए आया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। यह हमने आपको जो सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक पढ़ाया, सर्वोच्च न्यायालय वाला, वहाँ पर हमने आपको इसके विषय में बताया हुआ है डिटेल में, ठीक है। जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह आया था 2015 में। इसमें इंडिया और हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, इसके बीच भूमि समझौता किया गया।
कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के भारत को मिले और भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए। ठीक है। फिर 101वां संविधान संशोधन 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह 2016 में आया। इसके तहत जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान किया गया। यह आपको याद होना चाहिए। फिर 102वां संविधान संशोधन अभी रिसेंट का है, 2018 में हुआ था, 4 साल पूर्व। इसके तहत जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, इससे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है। साथ में 103वां संविधान संशोधन 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यह भी 2018 में आया था। इसके तहत सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया। 10% आरक्षण जो सामान्य श्रेणी गरीब है, जिसे EWS कहा गया है। ठीक है। और जो 104वां संविधान संशोधन है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यह आया है 2019 में, जिसके तहत SC और ST का जो आरक्षण है का आरक्षण इनकी सीटों का आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभा में वो 80 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 80 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है। फिर बात करते हैं 105वें संविधान संशोधन, यह पिछले वर्ष ही लाया गया था 2021 में, जिसके तहत क्या किया गया है, एक अनुच्छेद 338B और 342A जोड़ा गया। ठीक है। और साथ में अनुच्छेद 366 में संशोधन किया गया। इसके माध्यम से जो OBC की सूची निर्धारित किया जाता है, उसकी शक्तियों को बहाल किया गया है। ठीक है। 105वें संविधान संशोधन के तहत यह हो गया आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों से संबंधित टॉपिक। अब हम आगे बात करते हैं भारत की राजभाषा पर। हमारे प्यारे देश भारत की राजभाषा के लिए जो बात है वह है कि हमारी प्यारी हिंदी को 1949 में स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में। कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। और इसके संबंध में अनुच्छेद 343 से 351 तक की व्यवस्था की गई है। ठीक है। 343 के तहत कहा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी। ठीक है। और जो अंक होंगे, अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा, जैसे 1, 2, 3 या जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं। ठीक है। संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होगी, उसके लिए बताया गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होंगे, परंतु जो सभापति होंगे, जो अध्यक्ष महोदय होंगे, वह मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है। विधानमंडलों में भी कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। साथ में विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा परिषद का सभापति किसी व्यक्ति को मातृभाषा में भी संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है। राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 में है, 344 राजभाषा आयोग का गठन होता है। ठीक है। संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद हर 10 वर्ष पर एक अध्यक्ष होगा, जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनके ज्ञातों के जो जानकार हैं उनके सदस्य बनाकर एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। साथ में यह बताया गया 2 से अधिक राज्य यदि चाहें तो उनके बीच जो पत्राचार की राजभाषा होगी वह तो हिंदी रहेगी। यह दोनों में से जो भी चाहते हैं 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं उनमें भी वह पत्राचार कर सकते हैं। ठीक है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं।
हम आपको भाषाएं बोल देते हैं। यह भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है। यह भारत की राजभाषा से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक था। अब बात करते हैं आपातकाल के विषय में। आपातकाल। भारत में 3 प्रकार के आपातकालों का विवरण दिया गया है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण। ठीक है। या सशस्त्र विद्रोह। यह अनुच्छेद 352, इसको राष्ट्रीय आपात भी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात। इसके विषय में कहा गया है कि यह राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे या समाधान हो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या भारत के किसी भी भाग में जो सुरक्षा है वह खतरे में है, या ऐसा संकट आने वाला है भारत या भारत के किसी भी भाग में, ठीक है, तब क्या हो सकता है, राष्ट्रपति उस भाग में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन से सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, परंतु इसी आंतरिक अशांति पर 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, जो तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी सरकार के द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है। अब इसे अगर घोषित करना है अनुच्छेद 352 के तहत, तो इसकी कुछ शर्तें हैं। ऐसी घोषणा एक माह में पूर्वी होने से पूर्व संसद के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है। इस अवधि में यदि दोनों सदनों द्वारा संकल्पों से पारित नहीं हुई एक माह के भीतर, तब यह खत्म हो जाएगा। ठीक है। साथ में मान लीजिए यह घोषणा हुई तो लोकसभा एंड राज्यसभा में विदिन 30 डेज इसको रखना है और इसे पारित करना है। यदि लोकसभा उस समय नहीं है, लोकसभा विघटित है, तो राज्यसभा से अनुमोदित लेना होगा, राज्यसभा से अनुमोदन कराना होगा और लोकसभा बनने के प्रथम 30 दिनों में इसे अनुमोदित कराना होगा, अन्यथा यह आपातकाल स्वतः विघटित हो जाएगा। ठीक है। और आपातकाल के प्रस्ताव का जो अनुमोदन होगा वह विशेष बहुमत से होगा। और अगर आपातकाल की जो उद्घोषणा है यह संसद 1 साल तक बढ़ा सकती है, यदि नहीं बढ़ाती है संसद 1 साल तक बढ़ा सकती है। ठीक है। संसद 1 साल तक बढ़ा सकती है। इसके तहत कुछ मूल अधिकार जो हैं 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, और जबकि जो अन्य मूल अधिकार हैं वो तब तक निलंबित नहीं होंगे जब तक राष्ट्रपति इस संबंध में आदेश जारी नहीं करते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो दूसरा आपातकाल है अनुच्छेद 356 के तहत। राज्यों में राष्ट्रपति शासन क्या होता है, यदि कि राज्य के राज्यपाल से राज्य में अगर संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को मिलती है, या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संवैधानिक तरीकों के साथ नहीं चल सकता है, तो राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा करता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है और राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधीन प्रयोग में आने लगती हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति अपना शासन राज्यपाल के माध्यम से चलाता है। ठीक है।
और यहाँ पर जो हम राष्ट्रपति के समाधान के विषय में बोलते हैं, तो राष्ट्रपति को समाधान होने से तात्पर्य है यदि मंत्रिपरिषद को यह समाधान होता है और मंत्रिपरिषद इसकी अनुशंसा राष्ट्रपति से करता है। ठीक है। अब 356 के अधीन यदि कोई कहा गया है तो यह जब भी घोषणा ली जाती है, घोषणा की जाती है, अगर इसे वापस न लिया जाए तो यह 2 माह तक रहती है। 2 माह के पश्चात संसद जो है साधारण बहुमत से यदि इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो यह 6 माह तक फिर बढ़ जाती है। ठीक है। और अधिकतम 3 वर्षों तक 6 माह बढ़ा के अधिकतम 3 वर्षों तक रखा जा सकता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 360। अच्छा, अनुच्छेद 356 के तहत यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो न्यायालय उस उद्घोषणा का परीक्षण कर उसे विधि विरुद्ध भी घोषित कर सकता है और विधानसभा को पुनर्जीवित भी कर सकता है। वित्तीय आपात क्या है? 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है। इस संबंध में इसके तहत यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तब वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसके तहत जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार को जो भी वित्तीय मामलों के संदर्भ में निर्देश देती है, इसके अधिकार असीमित हो जाते हैं। ठीक है। यह केंद्र सरकार किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों को और भत्तों को कम कर सकती है। ठीक है। राज्य विधानमंडल यदि अनुच्छेद 207 के तहत कोई ऐसा धन विधेयक है जो राज्य विधानमंडल पारित करता है, उसे केंद्र सरकार राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है संघ से संबंधित सभी कर्मचारियों के साथ साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कमी का आदेश दे सकता है। यह 2 माह तक घोषणा होने के 2 माह तक लागू रहेगा, 2 माह तक लागू होता है। और इसे संसद द्वारा अगर बढ़ा दिया जाता है तो यह अनिश्चित काल के लिए जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए, जब तक इसे संसद समाप्त न करे या राष्ट्रपति इस घोषणा को वापस न ले। तो यह आपके तीनों आपातकाल संबंधित हो गए। और इसी के साथ हम आज यह पॉलिटी का टॉपिक समाप्त कर रहे हैं। आपकी पॉलिटी क्लासेस कुल 21 क्लासेस हुई पॉलिटी की। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत मज़ा आया होगा सभी को। अब हम आगे यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू करने की कोशिश करूँगा। वह आपको पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, आपको आनंद आएगा, रस मिलेगा उसमें भी। इकोनॉमिक्स से लोग दूर भागते हैं बच्चे, पर आपको पढ़ना आवश्यक है। साथ में करंट अफेयर्स के छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, जो एक एक टॉपिक करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, जिसमें हमने नोबेल पुरस्कारों के विषय में सभी कुछ आपको बता दिया है। तो आप चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज्ञानार्जन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।